हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। ये पॉलिटी सीरीज का चैप्टर 3 है। इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नामक चैप्टर को हमने एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से कवर किया है। दोस्तों, इस वीडियो को तैयार करने का सिंपल मोटिव बस इतना ही था कि यूट्यूब पर काफ़ी सर्च करने के बाद भी कोई एक ऐसा वीडियो नहीं मिल रहा था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को एक जगह कवर करता हो। तो इसलिए मेरे मन में ये आइडिया आया कि क्यों ना एक जगह इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को एक जगह कवर करता हूँ। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का जो आइडिया था वो 1934 में एम.एन. राय, एक कम्युनिस्ट लीडर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड की कि भारत के संविधान को फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाना चाहिए था। दोस्तों, हो सकता है आप सबके सामने कुछ वॉइस का इश्यू हो, इसलिए मेरी आप सबको एक सलाह है कि बेटर क्वालिटी के लिए आप हेडफोन का यूज़ करें। धन्यवाद दोस्तों। चले, तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है भारत में शुरू हुई। उन्नीस सौ 35 में आईएनसी के द्वारा इस तरह की डिमांड करने के बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के ही बिहाफ पर यह डिक्लेयर किया कि जो स्वतंत्र भारत का संविधान होगा वो भारतीयों के द्वारा ही निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा ही तैयार किया जाएगा और इसमें जो मेंबर्स होंगे इसके वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्टेड होंगे। उनकी इस डिमांड को फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसे अगस्त ऑफर के नाम से या अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रस्ताव को 1940 में एक्सेप्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 1940 में ही एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की प्रोसेस में पहला कदम था। उसके बाद 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो भारत आए ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक ड्राफ्ट प्रपोजल को लेकर। उन्होंने उसमें ये बात कही कि भारत का जो संविधान निर्माण क्रिया होगी वो वर्ल्ड वार 2 के बाद फ्रेम की जाएगी, उसकी शुरुआत की जाएगी। इस प्रस्ताव को क्रिप्स प्रपोजल या क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मुस्लिम लीग दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते थे, एक भारत के लिए और अलग से एक पाकिस्तान के लिए। उनका ऐसा मानना था कि भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो उनके लिए संविधान फ्रेम नहीं कर सकती है। तो इस तरह से फाइनली कैबिनेट मिशन के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम फार्मुलेट करके भारत भेजा गया, जिसने दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को
रिजेक्ट कर दिया उस विचार को, और उन्होंने एक नई स्कीम रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फार्मुलेट करने के लिए, जिसे लेकर मुस्लिम लीग मोर और लेस सेटिस्फाइड थी। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन है वो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया नवंबर में, उसने भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का वास्तविक स्वरूप तैयार किया। इस समय सदस्यों की संख्या उस समय 379 यानी 389 थी। इसमें कुछ पार्सली इलेक्टेड और पार्सली नॉमिनेटेड मेंबर थे। ब्रिटिश इंडिया से इसमें टोटल 296 यानी 296 सदस्य थे। इसमें से 292 मेंबर जो थे वो 11 गवर्नर के प्रोविंसेस से थे। बाकी जो 4 बच रहे थे वो चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस से थे। बाकी जो 93 यानी 93 मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट को बिलोंग करते थे। प्रिंसली स्टेट्स के हेड के द्वारा इनको नॉमिनेट किया गया था। तो ये नॉमिनेट बॉडी थी। बाकी जो 296 मेंबर थे वो इलेक्शंस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए हुए थे। इनकी जो सीट्स का एलोकेशंस हुआ था, इनको अलॉट की गई थी, वो इनकी आबादी के अनुपात में अलॉट की गई थी। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, मुस्लिम, सिख्स और जनरल। जनरल्स में मुस्लिम, सिख्स को छोड़कर बाकी जितने लोग थे वो उनको जनरल कैटेगरी में रखा गया था। और इनका जो मोड ऑफ इलेक्शन था वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से था। इसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके हेड्स के द्वारा उनको नॉमिनेट किया गया था। तो प्रिंसली स्टेट्स एक तरह से नॉमिनेटेड बॉडी थी 93 मेंबर्स की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना तो पूरी तरह से निर्वाचित और ना ही नामांकित निकाय थी। ये पार्सली इलेक्टेड और पार्सली नॉमिनेटेड बॉडी थी। अब इसके इलेक्शंस पे आते हैं हम। इसमें 296 सीटों के लिए जो इलेक्शंस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। 296 सीटों में से INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग यानी ML को 73 सीट, और बाकी जो बची हुई सीटें थी 15 वो निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट प्लेयर्स के खाते में गई। तो इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि उसमें सबसे ज़्यादा 208 सीटें लेकर मेजॉरिटी हासिल किया। कुछ और फैक्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड हैं उनको यहाँ देखते हैं। 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग रखी गई, जिसको JB कृपलानी सर के द्वारा एड्रेस किया गया। मुस्लिम लीग ने इसका बायकॉट किया और उन्होंने पाकिस्तान राज्य बनाने के लिए अलग से मांग की। मात्र 21 मेंबर से मुस्लिम लीग के इन्होंने पहली मीटिंग को अटेंड किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसी दिन यानी 9 दिसंबर 1946 को इंटरिम प्रेसिडेंट या टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था। एक फ्रेंच प्रैक्टिस है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। तो इस तरह से ये टाइमलाइन देख सकते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी बैठें इसको पढ़ने तो प्लीज़ पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठें। इसको आप एक जगह नोट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और
मुझे विश्वास है कि एक बार इसको करने के बाद आप इन सारे प्रश्नों को बहुत ईजिली कर पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रियम्बल के रूप में प्रेजेंट टाइम में है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है दो तरह की निकाय थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक निकाय और दूसरा लेजिस्लेटिव बॉडी यानी विधायी निकाय। कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी थी उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और जो विधायी निकाय थी उसके चेयरमैन जीवी मावलंकर सर थे, जो अपने पद पर 26 नवंबर 1949 तक बने रहे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित कुछ और कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉमनवेल्थ के लिए भारत की सदस्यता को मई 1949 में रेटिफाइड किया। इसने नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया। इसने भारत के राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया। इसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को चुना। संविधान के निर्माण पर टोटल 64 लाख रुपए खर्च हुए। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन रखा गया, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 तक प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में कार्य करने के लिए कंटिन्यू किया गया, तब तक के लिए जब तक कि नई पार्लियामेंट का गठन नहीं हो जाता है। ये पहले जनरल इलेक्शन जो 1951 और 52 का जनरल इलेक्शन था उस समय तक ये कार्य करता रहा। अब आते हैं कमेटीज़ जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कमेटीज़ जो दो तरह की कमेटीज़ थी, एक मेजर कमेटी और एक माइनर कमेटी। इसमें आगे हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, उनमें से एक, उसी का हम इसमें यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। ये 7 मेंबर कमेटी थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। इसके अन्य सदस्यों में N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, N माधव राव जिन्होंने BL मित्रा को रिप्लेस किया, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, TT कृष्णामाचारी जिन्होंने DP खेतान जिनकी मृत्यु 1948 में हुई थी उनको रिप्लेस किया। इसका जो पहला ड्राफ्ट है वो फरवरी 1948 में पब्लिश हुआ और दूसरा ड्राफ्ट जो है अक्टूबर 1948 में पब्लिश हुआ। इसमें एक प्रश्न आता है ड्राफ्टिंग कमेटी से कि किसने किसको रिप्लेस किया, तो उसको याद करने के लिए यहाँ एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। माधवराव ने मित्रा को, तो माधव मित्रा यानी MM, कृष्णाचारी यानी खेतान को तो के, इससे इनके जो इनिशियल्स हैं आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि किसने किसको रिप्लेस किया। अब आते हैं संविधान के अंगीकृत यानी इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया। वहीं पर इसकी फर्स्ट रीडिंग हुई। असेंबली ने इस पर जनरल डिस्कशन 5 दिन तक चला, जो 9 नवंबर 1948 तक चला। इसकी दूसरी रीडिंग जो सेकेंड रीडिंग थी क्लास बाय क्लास कंसिडरेशन करके, ये 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट होके और 17 अक्टूबर 1949 तक चली। इस दौरान इसमें 7653 अमेंडमेंट किए गए और 2473 उस पर वास्तव में असेंबली में डिस्कस किए गए। इसकी जो तीसरी रीडिंग थी वो 14 नवंबर 1949 को की गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक मोशन पास किया जी, दी कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली भी पास्ड, और इसको मान लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू किया गया। इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में करते हैं। जो उस समय संविधान लागू किया गया उसमें 3 पार्ट थे। एक उसका प्रियम्बल था और दूसरा 395 उसमें अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। तो इस तरह से आगे देखते हैं। उस समय जब लागू किया गया संविधान 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें जो 16 आर्टिकल्स कुल मिला के, आर्टिकल
5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 93 और 94, ये 16 आर्टिकल्स को उस समय लागू किया गया था। बाकी के जो प्रावधान थे उनको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा संविधान जो है लागू होने के साथ ही जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यानी 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिपील कर दिया गया संविधान लागू होने के साथ ही। इसके अलावा प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 को अभी जारी रखा गया। अब आते हैं इस बात पे कि 26 जनवरी की डेट को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे या कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के लिए क्यों चुना गया। तो 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले पूर्ण स्वराज डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था और इसको कहाँ किया गया था, लाहौर सेशन में, और वहीं पर जो है पूर्ण स्वराज डे का रिजोल्यूशन पास किया गया था दिसंबर 1929 में आईएनसी के द्वारा। तो इसलिए इस डेट को अनाउंस किया गया कि 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा और इसी दिन से हमारा जो संविधान है इंडियन रिपब्लिक के लिए उसको लागू किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्रात्मक देश के रूप में हमारा संविधान जो है लागू हुआ और भारत एक रिपब्लिक के रूप में कंटिन्यू किया। आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट वाइज डिस्कशन करते हैं। एस एन मुखर्जी जो थे वो चीफ ड्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के। बी एन राव ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। एच वी आर अयंगर ये सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये कैलीग्राफर थे जिन्होंने इटैलिक स्टाइल में ओरिजिनल टेक्स्ट को हैंड राइट किया था। ब्यूटिफिकेशन और डेकोरेशन का काम शांति निकेतन के 2 आर्टिस्ट नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी ने किया था। सिंबल जो था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो एलिफेंट था। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक में सारे पहलुओं को कवर करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट इसमें छूटा नहीं है, मैंने प्रयास किया है। फिर भी हो सकता है अगर आपको लगता है वीडियो देखने के बाद कि कोई पहलू इसमें छूट गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उसमें सुधार कर लिया जाए। थैंक यू दोस्तों, इतना सपोर्ट के लिए। प्लीज़ आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें थोड़ा सपोर्ट भी करें। साथ ही साथ अपने रिव्यू के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको जो अगला टॉपिक है वो किस टॉपिक पे तैयार किया जाए, ठीक है। और चैनल को पुनः सब्सक्राइब करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। काफ़ी जो पॉइंट वाइज डाटा है उनको एक जगह कलेक्ट करके तैयार करने में बहुत समय